नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर जा रहे हैं 18वीं सदी की शुरुआत के भारत में। एक ऐसा समय है जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ कह सकते हैं ढीली पड़ रही थी। हाँ, और दक्कन में एक नई ताकत सिर उठा रही थी, मराठा। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे उस दौर की कहानी बताते हैं जो मराठा खुद भी एक बहुत बड़ी उलझन में फंसे हुए थे। और इसी उलझन के बीच से एक ऐसा किरदार उभरता है जिसने मराठा इतिहास का मतलब पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कैसे एक आदमी जो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था बल्कि दिमाग से बहुत तेज था, उसने अपनी समझदारी और डिप्लोमेसी से मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से। औरंगजेब की मौत हो चुकी है और दक्कन में जैसे एक तूफान आया हुआ है। बिल्कुल, शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को मार दिया गया है और उनके बेटे शाहू यानी शिवाजी के पोते वो मुगलों की कैद में है। लेकिन मराठे झुके नहीं है, वो लड़ रहे हैं, एक तरह का जन युद्ध है ना। हाँ, ये एक लोगों का युद्ध बन चुका था। मतलब मराठा फौज भले ही कमजोर पड़ गई हो लेकिन मराठा लोगों ने हार नहीं मानी थी। शिवाजी के दूसरे बेटे राजाराम और फिर उनकी पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए थे। ताराबाई वो अपने छोटे बेटे के नाम पर राज कर रही थी और बहुत ही काबिल लीडर मानी जाती थी। बहुत काबिल। और तभी मुगल एक दांव खेलते हैं। वो शाहू को, जो सालों से उनके कैदी थे, अचानक रिहा कर देते हैं। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। मुगलों ने शाहू को इतने साल कैद में रखा और अब अचानक रिहा क्यों कर दिया? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये मुगलों की एक बहुत बहुत शातिर चाल थी। अच्छा। वो जानते थे कि ताराबाई जो इतने सालों से सत्ता संभाल रही हैं, वो आसानी से गद्दी नहीं छोड़ेंगी। तो शाहू को रिहा करके उन्होंने मराठों के घर में ही आग लगा दी। उनका प्लान था, इनको आपस में लड़वाओ और कमजोर करो। और उनका ये प्लान काम कर गया पूरी तरह से। ताराबाई ने शाहू को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, उन्हें धोखेबाज तक कह डाला। और यहीं से मराठों के बीच एक भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर शुरू हो गई। एक तरफ थे शाहू, शिवाजी के असली वारिस। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी ताराबाई, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मराठा राज को संभाला था। और इसी लड़ाई के मैदान में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, बालाजी विश्वनाथ। तो ये बालाजी विश्वनाथ थे कौन? हमारे सामने जो जानकारी है उसके हिसाब से वो कोंकण के एक ब्राह्मण परिवार से थे। कोई बड़े जागीरदार या सेनापति तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम था रेवेन्यू यानी लगान वसूलना। वो एक राजस्व अधिकारी थे। तो सवाल ये है कि एक रेवेन्यू कलेक्टर मराठा पॉलिटिक्स के इस शतरंज के खेल में इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया? यही तो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, बालाजी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी कलम और दिमाग को बनाया, तलवार को नहीं। उन्हें पता था कि पैसा और प्रशासन कैसे काम करता है। मतलब वो सिस्टम को अंदर से जानते थे। ठीक पकड़ा आपने। और जब शाहू और ताराबाई की सेनाएं 1707 में खेड़ में आमने सामने आईं, तो बालाजी ने शाहू का साथ देने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती, उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। वो चुपचाप ताराबाई के सबसे बड़े सेनापति धनाजी जाधव के पास गए। अच्छा। और उन्हें शाहू की तरफ आने के लिए मना लिया। सोचिए, लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपने दुश्मन के सबसे बड़े जनरल को अपनी टीम में कर लिया। अरे वाह, खेल तो वहीं खत्म हो गया। बिल्कुल, ये बालाजी की पहली बड़ी जीत थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शाहू ने उनकी काबिलियत को पहचान लिया था। लेकिन फिर भी 1712 आते आते शाहू की हालत एकदम पतली हो गई थी। हाँ, बहुत खराब। उनका सेनापति उन्हें छोड़कर ताराबाई से जा मिला। और पश्चिमी तट पर एक बहुत ताकतवर सरदार थे, कान्होजी आंग्रे, जो मराठा नेवी के चीफ थे। वो भी ताराबाई के साथ हो गए। उन्होंने शाहू के प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया था और राजधानी सतारा पर हमला करने की धमकी दे दी थी। दिल्ली में भी शाहू के जो समर्थक थे, उनकी हत्या हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि शाहू की कहानी अब खत्म होने वाली है। और उस सबसे मुश्किल वक्त में, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, बालाजी विश्वनाथ ने ही शाहू को बचाया। उन्होंने एक बार फिर वही किया जिसमें वो माहिर थे, बातचीत। उन्होंने कान्होजी आंग्रे जैसे ताकतवर सरदार को बिना लड़े ही मना लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? बालाजी ने दो बहुत मजबूत तर्क दिए। पहला, उन्होंने कान्होजी को उनका डर याद दिलाया। उन्होंने कहा, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके असली दुश्मन सिद्दी, अंग्रेज और पुर्तगाली हैं, जो समंदर पर कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात हुई कि असली खतरा कहीं और है। उनसे अकेले लड़ना मुश्किल होगा, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। और दूसरा तर्क,
वो इमोशनल था। अच्छा। उन्होंने कान्होजील को शिवाजी महाराज की पवित्र विरासत की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हम आपस में लड़कर शिवाजी महाराज के सपने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मतलब उन्होंने एक बड़े मकसद की याद दिलाई। हाँ, उन्होंने कहा, मराठा राष्ट्र की भलाई इसी में है कि जमीन की ताकत यानी शाहू की सेना और समंदर की ताकत यानी आपकी नेवी एक साथ मिलकर काम करें। कमाल है। मतलब उन्होंने सिर्फ दुश्मन का डर नहीं दिखाया, बल्कि शिवाजी की विरासत का वास्ता दिया, एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना जगाई। बिल्कुल। और ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने न सिर्फ शाहू को बचाया, बल्कि मराठा नेवी को भी उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो बालाजी ने कान्होजी आंग्रे को साथ मिलाकर शाहू की स्थिति दक्कन में मजबूत कर दी। लेकिन असली सत्ता का खेल तो दिल्ली में चल रहा था, है ना? सही बात है। और मराठे उस खेल से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते थे। हुआ भी यही। दिल्ली की सियासत खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गई। सैयद बंधुओं के रूप में, जिन्हें उस दौर का किंग मेकर कहा जाता था। बिल्कुल। तो हुआ ये कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं में बन नहीं रही थी। बादशाह ने एक भाई हुसैन अली को दक्कन का वायसराय बनाकर दिल्ली से दूर भेज दिया, ताकि वो दिल्ली की राजनीति से दूर रहें। हाँ, लेकिन हुसैन अली को ये खेल समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि अगर दिल्ली में अपनी ताकत बचानी है तो दक्कन में एक मजबूत दोस्त बनाना होगा, और मराठों से बेहतर दोस्त कौन हो सकता था। मतलब दिल्ली की अंदरूनी लड़ाई ने मराठों के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया। एकदम। ये दिखाता है कि अब मराठा सिर्फ लुटेरों का झुंड नहीं थे, जैसा मुगल सोचते थे। वो एक ऐसी शक्ति बन चुके थे कि दिल्ली के किंग मेकर भी उनसे दोस्ती करने को मजबूर थे। और इसी सौदेबाजी का नतीजा था 1719 की वो मशहूर संधि, जिसे एक अंग्रेज इतिहासकार ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया इसे? इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें सब कुछ खास था। पहली शर्त, शाहू को शिवाजी का स्वराज यानी सारा पुराना इलाका वापस मिल गया। ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक जीत थी। और दूसरी शर्त तो इससे भी बड़ी थी, जो पैसों से जुड़ी थी। ये चौथ और सरदेशमुखी, ये क्या था? सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। देखिए, चौथ का मतलब है 1/4 यानी 25%। ये एक तरह का मिलिट्री टैक्स था। मराठा कहते थे, आप हमें अपनी आमदनी का 25% दीजिए और हम आपके इलाके में हमला या लूटपाट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब प्रोटेक्शन मनी जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और सरदेशमुखी अतिरिक्त 10% था, जो शाहू के वंशानुगत हक के तौर पर लिया जाता था। तो कुल मिलाकर 35%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगल साम्राज्य अब आधिकारिक तौर पर दक्कन के 6 सूबों से मराठों को अपने रेवेन्यू का 35% दे रहा था। बिल्कुल। एक तरह से मराठा दक्कन की डी फैक्टो यानी असल शासक बन गए और मुगल सिर्फ नाम के रह गए। और बदले में मराठों को क्या देना था? उन्हें बादशाह की सेवा के लिए 15,000 सैनिक देने थे और दक्कन में शांति बनाए रखनी थी। जो क्या? मतलब मराठों को दक्कन से टैक्स वसूलने का हक मिला और बदले में वे मुगल बादशाह को सैन्य को सुरक्षा दे रहे थे। ये तो आज की बिजनेस फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल लग रहा है। आप कह सकते हैं, ये इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फ्रेंचाइजी डील में से एक थी। और इस डील की सबसे इमोशनल बात ये थी कि शाहू की मां और उनका परिवार, जो सालों से मुगल कैद में थे, उन्हें आजाद कर दिया गया। इस संधि का असल मतलब सिर्फ पैसा या जमीन नहीं था, है ना? इसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। ये पहली बार था जब मुगल सल्तनत ने आधिकारिक तौर पर मराठा ताकत को मान्यता दी थी। इसने शाहू को मराठों का अकेला और निर्विवाद नेता बना दिया। और फिर जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ 15,000 मराठा सैनिकों के साथ हुसैन अली के साथ दिल्ली पहुंचे। मराठा सैनिक दिल्ली में, मुगल सल्तनत के दिल में। इसका क्या असर हुआ होगा? अब सोचकर देखिए, जिन मराठों को मुगल पहाड़ी चूहे कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही मराठा फौज बादशाह के महल के सामने खड़ी थी, दिल्ली की गलियों में घोड़े दौड़ा रही थी। पूरी दुनिया ने उस दिन 2 चीजें देखी होंगी। बिल्कुल। एक, मुगल साम्राज्य का खोखलापन, और 2, भारत के आसमान में एक नए सितारे का उदय। मराठों की मदद से ही सैयद बंधुओं ने बादशाह फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया और नए बादशाह से इस संधि पर मुहर लगवाई। तो 1720 में बालाजी का निधन हो गया। अगर हमें उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को समेटना हो, तो वो क्या होगा? पहली चीज, उन्होंने एक बिखरी हुई ताकत को जोड़ा। मराठे आपस में लड़कर खत्म हो सकते थे, उन्होंने सबको एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। दूसरा, उन्होंने मराठा राज्य की जेब भर दी। हाँ, बिना पैसे के कोई साम्राज्य नहीं चलता। दिल्ली संधि से उन्होंने एक स्थायी इनकम का इंतजाम कर दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने मराठों को एक मिशन दिया। बिल्कुल,
उन्होंने मराठों की बेहिसाब ऊर्जा को एक बड़े सपने की तरफ मोड़ दिया, एक साम्राज्य बनाने का सपना। उन्होंने सिर्फ नींव नहीं रखी, बल्कि अपने बेटे बाजीराव प्रथम जैसे लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया कि इस नींव पर एक शानदार इमारत कैसे खड़ी करनी है। तो ये थी कहानी बालाजी विश्वनाथ की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लड़ाइयां तलवार से नहीं दिमाग से जीती। हाँ, जिसने बातचीत की मेज पर वो हासिल किया जो बड़े बड़े सेनापति जंग के मैदान में नहीं कर पाए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कूटनीति और रणनीति तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, बालाजी ने मराठा शक्ति को एक दिशा दी, एक वैचारिक लक्ष्य दिया। हाँ, और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। हमारे स्रोतों में ये उल्लेख है कि बालाजी का एक लक्ष्य मराठा ऊर्जा को हिंदू साम्राज्य के निर्माण में लगाना था। हिंदू साम्राज्य, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल। और सवाल यही है कि इसका मतलब क्या था आगे चलकर। हाँ, कि हिंदू साम्राज्य के इस विचार ने आने वाले दशकों में मराठों के कामों को और भारत की दूसरी शक्तियों जैसे राजपूत, जाट और यहाँ तक कि दूसरे हिंदू राज्यों के साथ उनके रिश्तों को कैसे आकार दिया होगा। मतलब जब किसी राज्य की पहचान इतने बड़े वैचारिक लक्ष्य से जुड़ जाती है, तो उसके फैसलों पर, उसकी दोस्ती और दुश्मनी पर इसका क्या असर पड़ता है? एग्जैक्टली। यह एक ऐसा सवाल है जो उस दौर के इतिहास को समझने की एक, कह सकते हैं, एक नई खिड़की खोलता है।